औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, जस्ट वेट। आई एम अच्छा जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 284 एंड ऑनवर्ड पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड रिसर्च। तो अगर हम बैकग्राउंड पे जाए रिसर्च की, तो रिसर्च के बेसिकली तीन पैराडाइम है। एक को हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, दूसरे को हम इंटरप्रेटिव कहते हैं, और थर्ड को हम क्रिटिकल कहते हैं। ठीक है। तीनों पैराडाइम जो है, ये पैराडाइम क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैविंग देयर ओन थॉट्स अबाउट समथिंग और अबाउट रिसर्च, क्योंकि हम रिसर्च की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो पैराडाइम जो है, इनिशियली कुछ मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अपने थॉट्स और मतलब जो है सोच रखते थे रिसर्च के बारे में, जबकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल और साइंटिस्ट जो थे वो अपने ख्यालात रखते थे। तो इसी तरह थ्री पैराडाइम जो है, जो कि वेल नोन है, जिसको हम पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिव एंड क्रिटिकल, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम बेसिकली वही पैराडाइम है जो कि हर एक चीज़ को साइंस के साथ कनेक्ट करता है, हर एक चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि अगर आपने रियलिटी ढूंढनी है, तो यू हैव टू गो एंड टू कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, then to conclude these and some sort of observation mean, जो उसका अप्रोच है वो टोटल साइंटिफिक है। जिस तरह हम मैनेजमेंट में टेलरिज्म पढ़ते हैं, तो इसी तरह रिसर्च में हमारे पास पॉजिटिविज्म है, जो कि टोटल साइंस पैराडाइम है। ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि रियलिटी क्या है? रियलिटी वही है जो कि हम एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करते हैं या ऑब्जर्वेशन के जरिए प्रूव करते हैं। ये लोग कहते हैं कि नॉलेज क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। तो ये कहते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी जो है, हमारा नॉलेज जो है, थीरीज ऑफ नॉलेज जो है, वो बेसिकली इसका ओरिजिन साइंस है। जो एक्सपेरिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक नॉलेज हम गेन करते हैं, दिस इज बेसिकली द नॉलेज। ठीक है। और इसी तरह अंथोलॉजी के बारे में भी यही कहते हैं। रियलिटी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि रियलिटी के बाद के लिए भी ये कहते हैं कि रियलिटी अगर आप लोगों ने प्रूव करनी है, तो उसके लिए भी साइंटिफिक वे जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो जाहिर बात है, साइंटिफिक रिसर्च किस तरह होता है? ऑब्जेक्टिव रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, कंट्रोल ग्रुप इसमें होता है। ठीक है। तो दैट्स वाई पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है, ये बात करता है स्पेसिफिकली कंट्रोल ग्रुप का, बात करता है ऑब्जेक्टिविटी का, बात करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। इट इज आल्सो कॉल्ड पैराडाइम ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसकी जनरलाइजेशन वैलिड होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसकी कोडिंग आसान होती है, जिसके एनालिसिस आसान होती है, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जो कि इंडक्टिव होता है, जो कि डेटा से स्टार्ट होता है, थ्योरी की तरफ जाता है। तो ये सारी जो है, सॉरी, थ्योरी से स्टार्ट होता है, डेटा की तरफ आता है। तो हमारे पास ये सारे करेक्टरिस्टिक क्वांटिटेटिव रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अच्छा, इट्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कहता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा। आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक पैराडाइम। फैक्ट एंड रियलिटी आर हिडन इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, सच्चाई है, अगर आपने उस तक पहुंचना है तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए। इट्स डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच है, जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च भी डिडक्टिव अप्रोच है। साइंस इज द ओनली फाउंडेशन फॉर नॉलेज। देखो, नॉलेज जो है, वो अगर आप गेन करते हो, तो द ओनली वे इज साइंस, द ओनली वे इज एक्सपेरिमेंट, द ओनली वे इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इट्स रूट इज हिडन इन रियलिज्म। ये देखो, चूंकि ग्रीस की जो तीन फिलोसफी है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, सॉरी, दो फिलोसफी जो है, तो ये इसके रूट्स एरिस्टोटल से जाके मिलते हैं, जो कि
एरिस्टोटल भी साइंटिफिक मेथड का बानी है, और वो जो है साइंटिफिक मेथड पे फोकस करता है। दैट्स वाई ये जो है इसके रूट्स रियलिज्म की तरफ जाते हैं। फाउंडर ऑफ दिस पैराडाइम आर अगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड इमाइल दुर्कहाइम। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके फाउंडर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज प्रोग्रेसिविज्म? तो अगर हम प्रोग्रेसिविज्म को पढ़े तो बेसिकली प्रोग्रेसिविज्म इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेगमेटिज्म। ठीक है, ये प्रेगमेटिज्म का एक मॉडर्न फॉर्म है। सेकंड, प्रोग्रेसिविज्म इज इन एजुकेशनल फिलोसफी, जबकि प्रेगमेटिज्म जो है इट्स इट्स इन जनरल फिलोसफी। और प्रोग्रेसिविज्म का बानी जो है वो है जॉन डेवी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिविज्म बेसिकली बात करती है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड की। वो बात करती है डेमोक्रेसी की। स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब हर एक बंदे को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जो डिसीजन होते हैं स्कूल के अंदर, वो एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए, वो ऑटोक्रेटिक वे नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, इट इज एन एजुकेशनल फिलोसफी हुज फाउंडर इज जॉन डेवी। रियलिटी इज दैट विच वर्क, ये इसका स्लोगन है। ठीक है, बिलीव ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज वो नॉलेज है जिसकी प्रैक्टिकलिटी हो, मतलब उस चीज़ों पे ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे ऐसे इतना बिलीव नहीं करते। ये ज़्यादातर बिलीव करते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। ठीक है, जो हमारे पास कंक्रीट नॉलेज है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को फ्रीडम दे दो। ठीक है, वो खुद से नॉलेज जो है वो डिस्कवर करेगा, उसमें क्रिएटिविटी आएगी। चाइल्ड सेंटर करिकुलम की बात करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इन स्कूल होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म के अंदर ही आती है। लेकिन अगर आप लोग इस पर और भी बात करना चाहो तो देखो स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो कंटेंट होता है, मतलब बुक्स वगैरह होते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि इट शुड बी स्टूडेंट सेंटर। ठीक है, फिर टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए, गाइडर होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हो। क्लासरूम के अंदर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को इसके काबिल बनाया जाए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन पे बिलीव करे। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म के बिलीव्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज लेटेंट लर्निंग? लेटेंट मीन छुपी हुई लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो छुपी हुई चीज़ें तब जाहिर होती है जब मौका आता है। ठीक है, अक्सर किसी बंदे में ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है तो सिचुएशनली वो जो उसके स्किल्स होते हैं वो एब्रप्टली जो है शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन साइकोलॉजी latent learning is a type of learning which displayed when someone is rewarded with someone, sorry ये on नहीं है, one है, which someone is rewarded an incentive। ठीक है, जब किसी को कोई इंसेंटिव दिया जाए तो फिर उसी टाइम ही वो क्या होता है, वो नमूदार होता है। या फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई अच्छा जी सर, प्रेगमेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म में डिफरेंस बता दे। ओके, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो है हमारे पास लेटेंट लर्निंग छुपी हुई सलाहियतें होती है। जब मौका आता है, ये जब वजह आता है तो उसी उसी ही दौरान वो शो होता है, वो लर्निंग शो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज है, लेकिन जब ऑन द स्पॉट वही सिचुएशन नमदार होता है उसको, तो क्या करता है वो जो है वो शो करता है, वो उसमें वो लर्निंग जो है वो शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर प्रेगमेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म में डिफरेंस बता दे। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पता नहीं कौन से लेक्चर में है। वो भी मैं आपको ग्रुप में हवाला दूंगा। लेकिन प्रेगमेटिज्म तो फर्स्ट ये है कि इट्स अ जनरल फिलोसफी, वाइल प्रोग्रेसिविज्म इज इन एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, pragmatism deals with overall society, while progressivism deals with school. Pragmatism is in all philosophy, while progressivism is a modern philosophy. ठीक है, अच्छा pragmatism जो है ये भी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं लेकिन विद इन सोसाइटी, जबकि प्रोग्रेसिविज्म भी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं लेकिन विद इन स्कूल।
तो progressivism is limited only to education, while pragmatism is a broad philosophy which cover all the social issues are the overall society. ठीक है. अच्छा, pragmatism का जो बानी है वो है सेंडर चार्ल्स पायर्स, जबकि प्रोग्रेसिविज्म का जो बानी है वो है जॉन डेवी. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह के डिफरेंसेस है जो कि आप लोगों ने बताने हैं. ठीक है. और जो प्रोग्रेसिविज्म है बेसिकली, प्रेगमेटिज्म है, इट्स अ बेस फॉर प्रोग्रेसिविज्म. ये एक बेस और एक बैकग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोग्रेसिविज्म को. क्योंकि जाहिर बात है जनरल फिलोसफीज है तो जनरल फिलोसफीज पहले आई है, उसके बाद एजुकेशनल फिलोसफीज आई है. आज मेरे ख्याल में किसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कल के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिलोसफी जो है वो बता दे. ठीक है. तो फिर आप लोगों ने ये बिल्कुल ही रट्टा लगाना है, इसको फिंगर टिप्स पे याद करने हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, देन प्रेगमेटिज्म. ठीक है. तो इसी तरह आप लोगों ने जाना है. अगर एजुकेशनल फिलोसफीज की बात करें तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स बताया था, पीपर. पी पी पीपर. तो पीपर वो कहते हैं हम मिर्च को, वो जो काली मिर्च नहीं होती उसको कहते हैं. तो पीपर का मतलब है पेरिनियलिज्म, इसेंशियलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड एक और जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड लास्ट इज रिकंस्ट्रक्शनिज्म. तो ये पांच जो है आप लोग बिल्कुल फिंगर टिप्स पे बता सकते हो. ठीक है. अच्छा जी, किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा. हसन साहब. जी हसन साहब, आपका माइक ऑन है, खुद ही ऑफ कीजिएगा. ओके जी, ओके, थैंक यू. अच्छा. तो यही इसमें डिफरेंस है. अच्छा, लेटन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं. इन साइकोलॉजी, लेटन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग which displayed when someone is rewarded an incentive. ठीक है. और इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग which become visible on reason. ठीक है. मतलब कोई रीजन जब आ जाता है तो विजिबल हो जाता है, अदरवाइज उसमें छुपी हुई होती है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 287 है, व्हाट इज एलएमएस. तो एलएमएस इज द एब्रीविएशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. जिस तरह ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एलएमएस आजकल जो है जिस पे असाइनमेंट भी अपलोड होती है और जिस पे स्पेसिफिकली जो हमारे पास वर्कशॉप्स होते हैं तो वो भी एलएमएस के जरिए ही होती है. तो ये क्या है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मेनी यूनिवर्सिटीज फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ असाइनमेंट्स. ये देखो, असाइनमेंट, असेसमेंट, फिर उसी असाइनमेंट की असेसमेंट भी एलएमएस पे ही होती है, एंड सर्टिफिकेशन लाइक एलएमएस ऑफ एआईयूयू. इस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एलएमएस से आजकल बीएड प्रोग्राम्स या ये जो एमफिल प्रोग्राम चल रहे हैं सारे क्लासेस ही इसी एलएमएस बेस्ड है. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 288 है, व्हाट इज ओपेरेंट कंडीशनिंग एंड प्रोग्राम लर्निंग. अच्छा जी, ओपेरेंट कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो फाउंडर है वो है हमारे पास बीएफ स्किनर. ठीक है. ओपेरेंट कंडीशनिंग जस्ट हमारे पास रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस करता है. मतलब अगर किसी को रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे मिलते हैं, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास जो जो स्टिमुलस होता है वो स्ट्रेंथन होता है. मैं आप लोग को बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, सुबह सवेरे एक बच्चा आता है स्कूल को, आप चाहते हो कि ये जो बिहेवियर है ये इसी बच्चे में जो है स्ट्रेंथन हो जाए, तो आप उसकी या तारीफ करते हो या उसको कुछ रिवार्ड देते हो. ठीक है. तो अगेन वो जो बिहेवियर है वो उसमें स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम आर एस कंडीशनिंग भी कहते हैं. आर एस मीन के रिस्पॉन्स के जरिए हम जो स्टिमुलस होता है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्स के जरिए, कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए. ठीक है. तो ये एक ऐसा मतलब कंडीशनिंग है. कंडीशनिंग मीन टू टाई टू थिंग्स, दो चीजों को जोड़ना, इट्स कॉल्ड कंडीशनिंग. जिस तरह आइवान पॉलिफ आगे आ रहा है, आइवान पॉलिफ ने जिस तरह एक्सपेरिमेंट की थी तो उन्होंने घंटी और फूड दोनों की कंडीशनिंग की थी. तो इसी तरह कंडीशनिंग का मतलब ये है कि जब दो चीजों को हम कंडीशंस करते हैं, ठीक है, तो दिस बांधते हैं, तो दिस कॉल्ड कंडीशनिंग. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली ये रिस्पॉन्स बेस्ड है. जब कॉन्सिक्वेंसेस किसी बंदे को अच्छे मिलते हैं तो वो बंदा चाहता है कि वो काम बार बार करे. जब कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं मिलते
तो वो बंदा कहता है कि टू अवॉइड दिस वर्क। ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाय B.F. स्किनर, बिलोंग्स टू बिहेवियरिज्म। इसका ताल्लुक बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से है। मुझे अगेन याद आया, इसी हेडमास्टर के इंटरव्यू में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम 3 बिहेवियरिस्ट। ठीक है, 3 बिहेवियरिस्ट के नाम। तो फर्स्ट तो आप लोगों ने वाटसन लेना है क्योंकि वो बानी है बिहेवियरिज्म का। सेकंड आइवन पॉलोप है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से ताल्लुक रखता है। थर्ड जो है हमारे पास थॉर्नडाइक भी है, जिसने कुछ लॉज दिए हैं, वो भी बिहेवियरिस्ट में आता है। और हमारे पास ये जो B.F. स्किनर है, तो ये भी हमारे पास बिहेवियरिज्म में है। तो ये 3 4 जो है आप लोगों ने बिल्कुल जहन में याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, belongs to behaviorism school of psychology, which means the reward or consequences are responsible for strengthen or weaken of a stimulus। ये देखो, जब रिवॉर्ड या कंसिक्वेंसेस मिलते हैं, अगर वो अच्छे हो तो रिवॉर्ड स्ट्रेंथन होगा, सॉरी तो स्टिमुलस स्ट्रेंथन होगा। अगर वो अच्छे अच्छे नहीं है तो फिर वो जो स्टिमुलस होगा वो वीकन होगा। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, वाज गिवन बाय B.F. स्किनर। अच्छा, प्रोग्राम लर्निंग में इस तरह होता है कि ये टोटली कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है। और इसमें एक बच्चा फॉर एग्जांपल बैठा हुआ है, अभी वो अपना टेस्ट सॉल्व कर रहा है। तो जब सॉल्व कर रहा है तो ऑन द स्पॉट जब एक ऑब्जेक्टिव की तरफ वो जाएगा, अगर वो उसको ठीक करता है, मतलब सही ऑप्शन को जो है क्लिक करता है, तो मीन कि उसका जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो टिक कंसिडर होगा, और उसका ऑन द स्पॉट उसको पता चलेगा कि आपने टिक किया है। तो इससे क्या होगा, इससे उसी बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी, वो मोटिवेट होगा। ठीक है, और आगे जाएगा नेक्स्ट की तरफ। तो जब नेक्स्ट में अगेन वो टिक करेगा जो सही ऑप्शन है, ठीक है, तो अगेन उसको मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह वो आगे जाएगा। दिस प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है। तो ये B.F. स्किनर ने भी दी थी, और वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे ही बेस करता है, क्योंकि जब कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिलते हैं अच्छे, तो बार बार वो कोशिश करता है कि उस चीज को करे। ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ऑप्शन को गलत टिक करता है, तो फिर उसकी करेक्शन के लिए उसे कहा जाता है कि आपने इसको करेक्ट करना है, देन आपने आगे जाना है। तो जब वो उसकी करेक्शन हो जाती है, देन वो अगेन जब आगे जाएगा तो बच्चा सीखेगा भी, और उसको वो मोटिवेट भी होगा। ठीक है। अच्छा जी, program learning was given by B.F. Skinner, which based on consequences. If a student go to the right option of a question, he or she will be motivated, and if he or she is on wrong side, then he और शी हैज करेक्टेड, तो उसको क्या किया जाएगा, करेक्टेड किया जाएगा। देन अलाउड टू गो अहेड, इट विल लीड टू मोटिवेशन। सिंपल सी चीज है, ऐसे जिसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 289 है, व्हाट इज कंकरेंट वैलिडिटी। देखो, कंकरेंट का मतलब होता है प्रीवियस किसी चीज को करंट चीज के साथ कंपेयर करना। ठीक है, कंकरेंट, जिस तरह मैंने आप लोगों को कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट पढ़ाया था, कि जब 18 अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इससे पहले कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो जब कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट था, तो उसका मतलब यही था कि जो एजुकेशन है, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब 18 अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट था वो खत्म हो गया। तो कंकरेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फॉर एग्जांपल एक टेस्ट प्रीवियस हमने लिया है, और अभी अगेन हम प्रेजेंटली एक टेस्ट ले रहे हैं, और दोनों का जब हम रिजल्ट कंपेयर कर ले, तो कहते हैं कि आया उसमें वैलिडिटी है कि नहीं है। तो वो हमारे पास कंकरेंट वैलिडिटी होती है व्हेन द करंटली हेल्ड टेस्ट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एज ऑफ द प्रीवियस वन इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वैलिडिटी है, ये कंकरेंट वैलिडिटी है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रेपो। रेपो अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेपो काउंसलिंग में। क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस उसमें ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड प्रोसेस उसमें, सेकंड जो प्रोसेस था, स्टेज था, वो था टू डेवलप अ रेपो। रेपो एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें फीलिंग्स जो है उसके साथ थोड़ी अटैचमेंट होती है, मतलब बंदा और भी क्लोज होता है एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप। ठीक है। और क्यों, इसीलिए कि
उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको डिग आउट करे। ज़्यादातर ये काउंसलिंग में यूज होता है, या इंटरव्यूअर भी रेपो डेवलप कर सकता है। अगर फीडबैक की जरूरत पड़ती है तो फिर आसानी से जाके बंदे से फीडबैक लेता है। ठीक है। द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब रिपोर्टर, which means literally to carry something back। लिटरल माना इसका है टू कैरी समथिंग बैक। ठीक है। इट्स अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये इसका डिफिनेशन है। इट इज अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप इन विच द पीपल और ग्रुप्स concerned are in sign। Sign mean and search and browse, ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। दैट्स वाई साइंगिंग का मतलब है सर्चिंग करना, ब्राउज करना। ठीक है। इन साइंग विद ईच अदर, एक दूसरे को सर्च आउट करना, ब्राउजिंग करना, समझना, फीलिंग को समझना, अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग और आइडियाज एंड कम्युनिकेट स्मूथली। ठीक है। लेकिन रैप और सिंपली आप लोग कह सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन इट्स मोर स्ट्रांगर देन द रिलेशनशिप बिकॉज इट्स देयर आर इन फीलिंग अटैचमेंट विद अ पर्सन। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज CAI? कंप्यूटर असेसमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो CAI जो है बेसिकली अमेरिका के अंदर एक आप लोगों ने का नाम सुना होगा, एक कंपनी है जो कि हमारे पास बनाती है ये कंप्यूटर्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, IBM। तो IBM कंपनी ने एक कंप्यूटर जो है वो इजाद किया था, और उसी ही कंप्यूटर को जो है उन्होंने इसी तरह डिज़ाइन किया था कि उसके अंदर जो चीज़ें थी वो स्पेसिफिकली उन्होंने एक नाम दिया था कोर्सवेयर। जिस तरह सॉफ्टवेयर होता है, तो देखो हार्डवेयर क्या होता है, टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अनटचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो कि हम टच नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया इसी सिस्टम के अंदर जिसको इन्होंने कहा कोर्सवेयर। मतलब कोर्सवेयर क्या था, ये सॉफ्टवेयर प्लस कोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल जो कोर्स किसी बंदे ने, फॉर एग्जांपल अगर इस्लामियात का कोर्स है तो उसको इन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए लॉन्च किया। ठीक है। तो ये द यूज ऑफ कंप्यूटर और द यूज ऑफ ICT एंड एजुकेशन के की तरफ जो है ये एक स्टेप है जिसमें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। मतलब कंप्यूटर के जरिए, असिस्टेड मीन के जरिए, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इज द पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय अ टीचर। ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या करेगा, उसी के जरिए ही हम कोड्स को कन्वे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या टीचिंग के लिए यूज करेंगे। कौन कौन इसमें इस्तेमाल होगा, टीचर होगा जो कि ऑपरेट करेगा सिस्टम को, टीचर होगा जो कि ऑपरेट करेगा सिस्टम को, और उसके अंदर कोर्सवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर की जगह उसमें कोर्सवेयर होंगे जो कि सॉफ्टवेयर और कोर्स या कंटेंट का की एक कॉम्बिनेशन है, और वो क्या होगा, वो उसको यूज करेगा। ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक कंपनी है। जिस तरह डेल कंपनी है, नोकिया कंपनी है, तो इस तरह IBM भी एक कंपनी है। इन 1911 अमेरिका की एक कंपनी है। इट इज इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन टेक्निक। इंटरेक्टिव मीन के जिसमें इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और कंप्यूटर का। टीचर शेल बी अवेयर ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसमें एक चीज है कि टीचर को कंप्यूटर का यूज करना आता हो। देयर विल बी कोर्सवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर। कोर्सवेयर जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर होगा। इट्स इंडिविजुअल, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब यही है कि जिसमें हर एक बंदे को, या द यूनिट ऑफ लर्निंग is स्पेसिफिकली द स्टूडेंट और ईच स्टूडेंट। मतलब हर एक स्टूडेंट पे हम फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत होती है तो उसके साथ हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर एक स्टूडेंट को कम मेहनत की ज़रूरत होती है तो उसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड वे। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें हम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग भी कर सकते हैं। एट कैन मोटिवेट, और ये स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 299 है लर्निंग वर्सेस एजुकेशन। रिसेंटली पूछा गया है ASDU के इंटरव्यू में भी। अभी आज जब मैं ये क्वेश्चन जो है ब्राउज कर रहा था, सर्च कर रहा था, इसका आंसर लिख रहा था, तो आज मुझे समझ आया कि लर्निंग जो है इट्स अ ब्रॉड वाइल एजुकेशन इज नैरो।
ठीक है, शायद आप लोग मेरे साथ एग्री नहीं करोगे, लेकिन लर्निंग ब्रॉड है जबकि एजुकेशन जो है वो नैरो है। लेकिन आजकल मेरे जहन में यही था आज तक कि एजुकेशन जो है वो ब्रॉड है जबकि लर्निंग इसके अंदर होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लर्निंग जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म, जो कि इंसान जब इसी दुनिया के अंदर आता है तो वहां से ही उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एजुकेशन तो हम फॉर्मल या इनफॉर्मल जरिए से ही ज्यादातर हासिल करते हैं। ठीक है, एजुकेशन तो तब वो हासिल करेगा जब या तो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, या स्पेसिफिक जो है उम्र में वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। लेकिन लर्निंग जो है इट्स इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये देखो, लर्निंग इज ब्रॉड वाइल एजुकेशन इज द one aspect of education is the one aspect of learning, sorry. while education is the one aspect of learning, यहाँ पर education की जगह आप लोगों ने learning को है नोट करनी है। एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये देखो एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसके तरीके हैं, इसके मेथोडोलॉजीज है, इसके मेथड्स है। वाइल लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, लर्निंग लाइफ लॉन्ग है। लर्निंग इज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लर्निंग मुख्तलिफ सोर्सेज से हो सकते हैं। वाइल एजुकेशन इज गेन फ्रॉम बुक्स, वाइल एजुकेशन इज गेन, पता नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गए, स्पेल मिस्टेक्स है। वाइल एजुकेशन इज गेन फ्रॉम बुक आर टेक्स्ट बुक। ठीक है, मतलब एजुकेशन जो है हमारे पास हम बुक से ज्यादातर लेते हैं, और लर्निंग कहीं से भी हो सकती है। एजुकेशन इज अंडर सम गाइडेंस वाइल लर्निंग इज फ्रॉम एनी सोर्स। अच्छा जी, सॉरी डिस्कनेक्ट हुआ था। कहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हुआ था? जी, मैं कौन से क्वेश्चन पे था? लर्निंग वर्सेस एजुकेशन मैं पढ़ा रहा था शायद। जी कंफर्म कीजिएगा प्लीज एनीवन। अच्छा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। जी मैम। अच्छा अच्छा, चलो आप लोग की आवाज़ जो है मुझे मैं सही नहीं सुन पा रहा आप लोग की आवाज़। लेकिन चलो, लर्निंग वर्सेस एजुकेशन जो है ये मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को कि लर्निंग क्या है और एजुकेशन के इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। तो लर्निंग इज ब्रॉड वाइल एजुकेशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस वाइल लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वाइल एजुकेशन इज गेन from books, textbooks. Education is under some guidance, while learning is from any source. Education is limited to certain age, while learning do not need certain types of age restrictions. ठीक है, तो ये था लर्निंग वर्सेस एजुकेशन जो है इसका डिफरेंस। अच्छा जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? उस्मान अली साहब। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, व्हाट इज I डिफरेंस just बिटवीन? listened my answer. ओके, अच्छा जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? बेसिकली सिंपैथी तो किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, किसी की फीलिंग पे जस्ट रिस्पॉन्स करना। लेकिन एम्पैथी जो है पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर एज एम्पैथी। ये सिंपैथी से भी थोड़ा आगे है। ठीक है, सिंपैथी इज पैसिव, एम्पैथी इज एक्टिव। मतलब सिंपैथी में जस्ट बंदा किसी के गम में जस्ट शरीक होता है, बस उसके साथ हाथ मिला के दुआ करता है, बात खत्म हो। लेकिन एम्पैथी इज एक्टिव। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बंदे पे गम है तो उसके गम के साथ वो इतना रंजीदा होता है जैसे उस पे गम हो, बिल्कुल उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सिंपैथी फॉलिंग फीलिंग फीलिंग फॉर समवन फ्रॉम योर ओन। ठीक है, मतलब किसी को
अपना समझना, किसी के गम को अपना गम समझना। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास सिंपैथी है। अच्छा जी। अच्छा, और फिर एम्पैथी क्या है, अंडरस्टैंडिंग समवन फीलिंग एज ओन। किसी की जो फीलिंग्स है वो खुद ही मतलब इस तरह शो करना कि ये जो फीलिंग है ये मेरे है, बिल्कुल उसके गम में बिल्कुल बराबर के शरीक होना, और जो उस पे गुजर रहा है ऐसा लग रहा हो कि वो आप पे गुजर रहा है, दैट्स फीलिंग इज ऑन। sympathy is offering unsolicited advice and passing judgment, while empathy is getting to the root of the problems and offering comfort। ठीक है, तो क्या कहते हैं, sympathy is offering unsolicited advice। अनसॉलिसिटेड एडवाइस मीन के, अनसॉलिसिटेड मेरे ख्याल में कहते हैं कि जो आ, म- जिससे कोई मतलब ना हो। एम आई राइट उस्मान भाई, अगर आप लोगों को पता हो, ये वर्ड थोड़ा न्यू है मेरे लिए, अनसॉलिसिटेड। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, सर। जी जी। जी, कम अगेन सर प्लीज। ओके, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अनसॉलिसिटेड एडवाइस एंड टॉकिंग अबाउट सिंपैथी, दैट सिंपैथी इज ऑफरिंग अनसॉलिसिटेड एडवाइस एंड पासिंग जजमेंट्स। हाँ सर, तो आप वेरीफाई क्या करना चाह रहे हैं सर? अच्छा, मैं अनसॉलिसिटेड की मीनिंग के बारे में आपसे पूछ रहा हाँ, था, या अगर मैम को पता हो जिसकी जी। डिमांड ना, हाँ जी, जिसकी डिमांड ना की गई हो। जी जी, वेरी गुड। um, सो वही वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब sympathy ये, में डिफरेंस ही है। यस यस, To वेरी गुड। feel someone else's जी, मतलब ये कि इसमें कोई डिमांड वगैरह नहीं to होता, have the जस्ट। feeling through which someone else is जी जी। ही और जिस रहा है तो वो सिंपैथी, putting yourself at someone else's place, तो वही फिर एम्पैथी बन जाएगी। यानी जिस कर्ब से, जिस अजियत या मुसीबत तकलीफ से कोई और गुजर रहा है तो उसकी जगह पे खुद को डालना, दैट वेरी इज गुड, एम्पैथी। और दूसरा जस्ट फीलिंग रखना, वो सिंपैथी है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अच्छा जी। तो ये हमारे पास जिस तरह उस्मान भाई ने कहा कि सिंपैथी जो है हमारे पास जस्ट किसी की फीलिंग के साथ जो है वो उसके साथ अपने आप को जस्ट शरीक करना, जबकि एम्पैथी जो है टू फील दैट्स इट्स माय फीलिंग। ठीक है यार, पुटिंग योर ओन सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर, सेपरेट्स कॉल्ड एम्पैथी। अच्छा जी, व्हाट इज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें, एक ऐसा इन्वायरमेंट के जिसमें हर एक बंदे की जो बेसिक, हर एक स्टूडेंट की जो बेसिक नीड्स है उसको एड्रेस किया जाए, या एक ऐसा इन्वायरमेंट के जिसमें हर एक तालिब इल्म अपने आइडियाज और वैल्यू और आइडियाज और कंसेप्ट को फ्रीली शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स आर एड्रेस्ड एंड एवरी स्टूडेंट आर फ्री टू शेयर हिज और हर आइडियाज फ्रीली। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, अपना नॉलेज जो है वो एक स्टूडेंट जो है इजीली एक्सप्रेस कर सकेगा। व्हाट इज एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम मोटो वाज वन नेशन वन करिकुलम एंड वन असेसमेंट, ये भी हम कह सकते हैं, वन नेशन वन करिकुलम एंड वन assessment. It was developed in 2020. The first phase was implemented at primary level on August 2021 2021. Its official date was मार्च 2021। इमरान खान के गवर्नमेंट में एसएनसी जो है ये उसी टाइम में लॉन्च किया गया, सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 में। और इसका पहला पेज जो था प्राइमरी लेवल का वो मार्च 2021 में इम्प्लीमेंट होना था, और मार्च 2022 में मिडिल लेवल तक इम्प्लीमेंट होना था, और मार्च 2023 में जो है हाई लेवल तक जो है ये इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से अगस्त 2021 में ये इम्प्लीमेंट हुआ,
और फिर अप्रैल 2022 में ये मिडिल लेवल तक इम्प्लीमेंट हुआ। अगस्त 2021 में ये प्राइमरी लेवल तक इम्प्लीमेंट हुआ, जबकि अप्रैल 2022 में ये जो है हमारे पास मिडिल स्कूलों तक इम्प्लीमेंट हुआ। और इसके बाद अभी खेपी में, और शायद पंजाब का तो मुझे पता नहीं है, और गिलगित बल्तिस्तान में ये जो है हाई लेवल पे भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट